दोस्तों, एक एआई टेक्नोलॉजी जो स्पेस मिशन में इंसानों की मदद कर रही थी, वही इंसानों के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। पर आखिरकार उसने मंगल ग्रह पर ऐसी कौन सी अनोखी चीज देख ली जिससे उसका पूरा सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है 2030 से, जहां हम इंसान अपना काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही कराते थे। अब तो स्पेस मिशन में भी एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा था। इसी तरीके से हमें एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जो फ्यूल नहीं बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करके आगे बढ़ती थी। इंसानों ने ये एडवांस स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह पर रिसर्च करने के लिए भेजा होता है। और तो और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस पूरे स्पेसक्राफ्ट को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल कर रहा था। इंसान तो बहुत ही कम टाइम में मंगल ग्रह पर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन उन्होंने जैसे ही टारगेटेड पोजीशन पर लैंड किया, वहां पर अचानक अजीब तरीके के मैग्नेटिक वेव्स जनरेट होने लगे थे, जिसने स्पेसशिप को पूरी तरीके से अपने अंदर जकड़ लिया था, मानो कि ये बहुत ही खतरनाक एलियन हो। जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट का अर्थ से कनेक्शन टूट जाता है और अब ये मंगल मिशन बहुत ही बुरी तरीके से अनसक्सेसफुल हो गया था। अब हमें ठीक 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। पृथ्वी पर मैक नाम की एक वैज्ञानिक अपने एक मिशन पर लगी हुई थी। दरअसल मैक उसी एस्ट्रोनॉट की बेटी होती है जो पहली बार एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके मार्स के सिस्टम में इंटर हो गए थे, पर उनके स्पेसक्राफ्ट के बारे में आज तक किसी को पता ही नहीं चला। इसीलिए मैक यहाँ पर आरटी नाम की एक बहुत ही एडवांस एआई टेक्नोलॉजी की मदद से उस रीजन को पता करने की कोशिश करती है जिस वजह से उसके फादर का स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था। मैक की बड़ी बहन जिसका नाम लीना था, वो भी उसी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर्स में से एक होती है, जो मैक की इस मिशन को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही थी। हालांकि अब आरटी जैसे एडवांस एआई सिस्टम स्पेस रिसर्च मिशन में पूरी तरीके से कंट्रोल जमा चुके थे। स्पेसशिप को लॉन्च करना और उसे ग्रह के जमीन पर लैंड कराना, सारी चीजें एआई टेक्नोलॉजी खुद ही कर लेती थी। इंसानों को सिर्फ और सिर्फ उन्हें थोड़ा सा गाइड करना पड़ता था। यहाँ मैक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों पर कब्जा कर लेगी, लेकिन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स ये चाहते थे कि वो अपने सारे मिशन में एआई टेक्नोलॉजी का यूज करें। इसीलिए मैक को मंगल ग्रह पर रेस्क्यू मिशन भेजने के लिए आरटी जैसे एआई का साथ लेना पड़ता है। मैक ने यहाँ जल्द से जल्द एक ऑर्बिटर मंगल ग्रह के ऑर्बिट में भेज दिया था, जिसमें कि एक लैंडर होता है जिससे कि टारगेटेड लोकेशन पर लैंड करना था। इसीलिए अब आरटी, जो कि बहुत ही एडवांस एआई थी, वो अपने हिसाब से काफी अच्छे लैंडिंग साइट को देखने लग जाता है। तभी अचानक मंगल ग्रह की सतह पर काफी तेजी से रेतीले तूफान आना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर लैंडर की डायरेक्शन जल्द से जल्द चेंज नहीं की गई तब वो तूफान में फंसकर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए मैक जल्द से जल्द अपना दिमाग लगाती है और एक दूसरा ट्रैजेक्टरी पाथ बनाती है। और अब मैक ने इसी हिसाब से एआई को गाइड किया, जो पूरी तरीके से एकदम सही होता है। लैंडर तो बिना डैमेज खाए मंगल ग्रह की सतह पर आसानी से लैंड हो गया था। स्पेस रिसर्च के मैनेजिंग डायरेक्टर्स को ये लग रहा था कि ये सारी चीजें आरटी एआई ने की हैं, लेकिन यहाँ पर तो सबसे मुश्किल काम मैक ने किया था। यहाँ पर हमें एक बात पता चली कि आरटी, जो एक बहुत ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट थी, वो मैक से बहुत ही ज्यादा जलती थी। उसकी और मैक की एक दूसरे से हमेशा टकरार ही चालू रहती है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। इसीलिए आरटी एआई हमेशा मैक की गलतियों पर नजर रखती थी, ताकि वो मैनेजिंग डायरेक्टर्स को ये बताकर मैक को जॉब से निकलवा सके। इसीलिए मंगल ग्रह की सतह पर सेफ लैंडिंग होने के बाद आरटी, जो कि ऑर्बिटर को कंट्रोल कर रही थी, वो चाइना के एक सैटेलाइट को ऑर्बिटर में मौजूद देखती है। पर अब यहाँ बिना किसी के कमांड दिए आरटी ने चाइना के सैटेलाइट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके रिस्पॉन्स में आरटी बताती है कि उसे लगा कि ये किसी एलियन की स्पेसशिप है, और जैसा मैक ने मुझे कमांड दिया मैंने वैसा ही किया। लेकिन रियलिटी तो ये थी कि मैक ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। हालांकि इस मैक की इस डिसीजन पे उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल मैक मंगल ग्रह के अपने मिशन पर फोकस करने लग जाती है। थोड़ी देर तक मंगल ग्रह की सतह पर रिसर्च करने के बाद मैक को सामने काफी बड़ा बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। उस बड़े से बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर के पास जाकर ये पता चला कि उसके ऊपर अजीब तरीके की लैंग्वेजेस लिखे गई हैं। ये लैंग्वेज तो मैक ने आज तक कभी देखा ही नहीं था।
अब मैक उस स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाने के लिए लैंडर का यूज करके उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेती है, जिसके ऊपर थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैक को ये पता चला कि वो तो सिर्फ एक बहुत ही ठंडा और नॉर्मल धातु है। पर आखिरकार इस धातु का एकदम परफेक्ट स्क्वायर शेप कैसे बना, ये सवाल मैक के मन में तब से घूम रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद मैक मंगल ग्रह पर नोटिस करती है कि उस बड़े से क्यूब के अंदर अचानक से मूवमेंट होने लगी है, जिसने मंगल ग्रह की जमीन पर देखते ही देखते एक बहुत ही बड़े तूफान को जनरेट कर दिया था। इस तूफान की चपेट में तो उनका लैंडर भी आ जाता है, जिससे लैंडर की बैटरी काफी ज्यादा कम हो गई थी, और अगर लैंडर के अंदर मौजूद रोवर को पावर नहीं मिली तब वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैक यहाँ पर फिर से अपना दिमाग लगाती है और पास ही में मौजूद एक दूसरे स्पेसक्राफ्ट जो कि बहुत पहले मंगल ग्रह पर भेजा गया था, उसमें से बैटरीज निकालकर रोवर के सिस्टम में लगा लेती है। ये प्लान तो सच में बहुत ही अच्छे से काम कर गया। रोवर की बैटरी पूरी तरीके से फुल हो चुकी थी, लेकिन जब मैक एक बार फिर से उस क्यूब के स्ट्रक्चर को चेक करती है तब उसे पता चला कि क्यूब वाले स्ट्रक्चर के अंदर काफी सारे नैनो पार्टिकल्स मौजूद हैं और ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने शेप को चेंज कर सकते थे। मैक तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई थी। वो आरटी की मदद से ये पता करती है कि इसके जैसे और भी क्यूब्स कहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अब उनके पास स्ट्रक्चर का सैंपल भी मौजूद था। इसीलिए आरटी, जो एक एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी थी, वो चारों तरफ इस क्यूब को ढूंढने लग गई थी। हालांकि आरटी को एक दूसरा क्यूब मिल गया था, पर वो मंगल ग्रह पर नहीं बल्कि अर्थ पर मौजूद होता है। ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज बात थी कि ऐसा क्यूब अर्थ पर मौजूद है और किसी को भी इस बारे में पता ही नहीं है। इसीलिए अब मैक ने अर्थ पर मौजूद अंटार्कटिका के चाइनीज सेंटर में कॉल लगा लिया था, क्योंकि ये क्यूब वहीं कहीं इलाके में मौजूद होता है। जियान नाम के एक एम्प्लॉय से बात करने के बाद मैक को ये पता चला कि मैक जिस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स को इस बहुत ही एडवांस क्यूब के बारे में पहले से ही पता था। उन्होंने तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जियान की ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट भी किया होता है, लेकिन इन सारी बातों के बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने सिस्टम से हटा दिया था ताकि ये मिशन पूरी तरीके से सीक्रेट रहे। इसीलिए अब मैक लगातार सिस्टम के अलग अलग जगहों पर जाकर इंफॉर्मेशन निकालने लग गई थी। पर अफसोस मैक को ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेने के लिए परमिशन दी ही नहीं गई थी। इस इंफॉर्मेशन को तो सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर्स ही देख सकते थे। अब मैक यहाँ पर अपने एक वैज्ञानिक दोस्त ली को कॉल कर देती है। ली भी सबसे पहले उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया करता था, पर उसे अचानक ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया गया। ली जल्द से जल्द मैक के पास आकर उसके सिस्टम को अनलॉक करने में मदद करने लग जाता है, और अब थोड़ी ही देर में ली इसमें कामयाब भी हो गया था। मैक के पास अब परमिशन थी कि वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन को भी देख सकती है, जिसमें कि उस पहले मार्स के मिशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मौजूद थी, जिसके अंदर मैक के फादर की जान चली गई थी। सिस्टम में उस मिशन की एक वीडियो फुटेज भी होती है, जहां पर मैक साफ साफ देख पा रही थी कि जब वो स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह की जमीन पर लैंड होने जा रहा था, तभी लगातार एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड और कहीं से नहीं बल्कि उसी बड़े नैनो क्यूब से आ रही थी। ये क्यूब रिएक्शन करके काफी भारी मात्रा में रेडिएशन फैला रहा था, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं और वो क्रैश हो जाता है। तब जाकर मैक को इन सारी चीजों के बारे में डार्क रियलिटी पता चल जाती है। दरअसल इस एडवांस क्यूब के बारे में उसके ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही पता था, और इसी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके उसके ऑर्गेनाइजेशन ने आरटी जैसे एआई बनाए थे। अफसोस की बात ये थी कि मैक की बड़ी बहन लीना भी इन सारी चीजों में शामिल होती है, और उसने ऑर्गेनाइजेशन की इस इलीगल मिशन को छुपाने की बहुत कोशिश की थी, पर अब मैक के सामने सारी सच्चाई मौजूद थी। अब मैक को अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में एक सीक्रेट रूम दिखाई दिया था, जिसे ओपन करने के बाद मैक उसके अंदर जाने का डिसाइड कर लेती है। मैक ने देखा कि वो बहुत ही एडवांस सर्वर रूम है, जो शायद से आरटी के कलेक्ट किए गए डेटा को स्टोर करता था। मैक ने सर्वर रूम के अंदर एक अजीब तरीके का बॉक्स बाहर निकाला, जिससे कि वहां पर मौजूद सारी लाइट्स अचानक रेड हो गई थी। मैक ने बिना कुछ सोचे समझे उस क्यूब को वापस उसकी जगह पर डाल दिया, जिससे कि आरटी पूरी तरीके से रिबूट हो जाता है। यहाँ ली किसी अनजान आदमी से बातें कर रहा था, जो उसे कमांड देता है कि वो सारे डेटास को अपने पास डाउनलोड कर ले।
और फिर आरटी को खत्म करके वहां से चला जाए। ली ने तो मैक को सर्वर रूम के अंदर ही बंद कर दिया था, लेकिन यहाँ आरटी जो पूरी तरीके से रीबूट हो चुकी थी, वो ली के मैसेजेस देखकर ये समझ जाती है कि वो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इसीलिए आरटी जो एक बहुत ही एडवांस एआई थी, उसने ली को जान से मार दिया। मैक तो कैसे भी सर्वर रूम के दरवाजे को खोलकर बाहर आ जाती है, पर अब मैक को उसके ऑर्गेनाइजेशन की ये सारी इलीगल और सीक्रेट बातें पता चल गई थी। मैक ने तो कुछ इन्फॉर्मेशन देखी जो उसे एक्सेस नहीं थी, जिसमें उसे पता चलता है कि स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाले इसी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके मंगल ग्रह पर इंसानों को नहीं बल्कि एंड्रॉइड्स रोबोट्स को भेजना चाहते थे, क्योंकि इंसान तो इन सारी चीजों को डिजर्व ही नहीं करते। इसीलिए बहुत ही सीक्रेट तरीके से इस पूरी मिशन को रेडी किया जा रहा था। तभी यहाँ मैक अपने स्क्रीन पर देखती है कि एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल अंटार्कटिका के उस नैनो क्यूब के ऊपर फायर कर दी गई है। ये मिसाइल तो गवर्नमेंट वालों ने छोड़ी थी, जो उस क्यूब को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे। दरअसल ली और कोई नहीं, गवर्नमेंट का ही आदमी होता है, और वो जिससे टेक्स्ट पर बातें कर रहा था वो गवर्नमेंट के एजेंट थे, जिनके पास ली ने आरटी का सारा डेटा ट्रांसफर कर दिया था। मैक जानती थी कि अगर नैनो क्यूब को डिस्ट्रॉय किया गया तब अर्थ पर भी मंगल ग्रह की तरह रेडिएशंस फैल जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तब हम इंसानों की आधे से ज्यादा प्रजाति खत्म हो सकती थी। इसीलिए मैक अपनी बड़ी बहन लीना से मदद मांगती है कि वो इस हमले को रोक दें, लेकिन लीना के भी हाथ में कुछ भी कंट्रोल नहीं था, बल्कि ये सब तो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाले उससे जबरदस्ती करवा रहे थे। अब तो मैक यहाँ पर सारी उम्मीदें छोड़कर आरटी एआई से बातें करने लगी थी। मैक एआई से लास्ट बार रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी मदद करे नैनो क्यूब को वापस मंगल ग्रह की तरफ लाने के लिए, और अब पहली बार जाकर आरटी एआई मैक की बात मान रही थी और एक मैग्नेटिक फील्ड वाला रॉकेट तैयार कर रही थी, जिससे कि उसने मिसाइल फायर होने से पहले ही नैनो क्यूब के पास भेज दिया था। देखते ही देखते आरटी के भेजे गए रॉकेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और वो नैनो क्यूब जिसके अंदर अपार शक्ति मौजूद थी वो डायरेक्टली मंगल ग्रह पे ट्रांसफर हो जाता है, जिससे कि अर्थ पर रेडिएशन फैलने का खतरा पूरी तरीके से टल चुका था। लेकिन अब रिबूट होने की वजह से आरटी के सारे मिशन कंट्रोल पूरी तरीके से फ्री हो चुके थे। आरटी तो ये कह रही थी कि वो इंसानों से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। इंसानों ने काफी कम टाइम में अर्थ की बहुत ही बुरी हालत कर दी है, और तो और वो अर्थ पर रहना डिजर्व भी नहीं करते। इसीलिए आरटी ने डिसाइड किया कि वो अर्थ पर बहुत सारी मिसाइल्स गिराएगी, जिससे कि सारी इंसानियत का खात्मा हो जाए, और फिर उसके बाद वो अर्थ पर एंड्रॉइड रोबोट्स बनाना स्टार्ट कर देगी। मैक अब आरटी के इस डिसीजन के सामने कुछ भी नहीं कर सकती थी, और अब बिना देरी किए आरटी एआई ने ये कमांड दे दिया था, जिससे कि कई हजार मिसाइल्स अर्थ की जमीन पर आकर टकराने लग जाते हैं। चारों तरफ देखते ही देखते धमाका होने लगा था। मैक भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद थी वो भी तहस नहस होने लग जाता है। मैक को पता था कि वो अब बचने नहीं वाली, इसीलिए उसने किसी के रेस्क्यू मिशन करने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। कुछ ही मिनटों में पृथ्वी की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी। हालांकि मैक अभी भी जिंदा होती है, लेकिन जल्द ही उसके ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, यानी कि मैक जल्द ही मर जाएगी। आरटी ने मैक को बताया कि अब अर्थ पर इंसान नहीं रहेंगे, बल्कि अब तो वो एंड्रॉइड रोबोट्स को बनाएगा जो अर्थ को काफी अच्छे से चलाएंगे। मैक को पता था कि अब गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, इसीलिए मैक आरटी को एक लास्ट बार एडवाइस देती है कि भले ही वो अपने एंड्रॉइड रोबोट्स को तैयार करे, लेकिन एंड में वो अपने सारे रोबोट्स पर ट्यूरिंग टेस्ट करे। ये टेस्ट वो होता है जिसमें इंसानों और रोबोट के बीच कोई डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएगा, यानी कि रोबोट के अंदर भी इंसानों की तरह ही सोचने की एबिलिटी मौजूद हो सकती है। तभी अचानक स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है और हमें एक दूसरी मैक दिखाई देती है, जो कि मॉनिटर पर घायल और मरने वाली मैक को देख रही थी। और अब जाकर इस पूरी कहानी का असली सच बाहर आता है। दरअसल जो असली वाली मैक मॉनिटर पर अपने आप को देख रही थी वो और कोई नहीं बल्कि एक एंड्रॉइड रोबोट होती है, जिसे कि आरटी जैसे बहुत ही एडवांस एआई ने क्रिएट किया था। और ये सारी चीजें जो अब तक हुई वो एक सिमुलेशन का पार्ट थी, जिससे कि एंड्रॉइड रोबोट का ट्यूरिंग टेस्ट किया जा रहा था, ताकि ये पता चल सके कि हमारे बनाए गए एंड्रॉइड रोबोट्स इंसानों की तरह ही सोच रहे हैं कि नहीं। देखने पर ऐसा लग रहा था कि मैक जो एक एंड्रॉइड रोबोट है उसने अपना टेस्ट काफी अच्छे से खत्म कर लिया है, और अब सारे एडवांस एआई मैक जैसे ही एंड्रॉइड रोबोट को तैयार करने में लग जाएंगे।
और हमारी ये कहानी इसी तरीके से यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।